नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 और पाठ है जहाँ कोई वापसी नहीं। इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। बच्चों, यहाँ पे 5वां भाग लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। 4 भाग हमने पढ़ लिया है और उसमें लेखक ने औद्योगिकरण के बारे में बताया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे। पैराग्राफ 4 पृष्ठ संख्या 138 से 139 तक पे आधारित है और पैराग्राफ है विकास का यह उजला पहलू से लेकर के ऐसा नहीं जान पड़ता है तक पे। तो पैराग्राफ आधारित महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो निम्नलिखित हैं। लेखक द्वारा यह बताना कि दिल्ली में स्थित लोकायतन संस्था की ओर से सिंगरौली जायजा लेने के लिए जाना। तो बच्चों, अभी तक आपको मैंने ये बता दिया था कि जो सिंगरौली नामक स्थान है वहाँ पर भी लोगों की दृष्टि, खास तौर से लेखक ने जो कहा है कि उन जंगलों पर भी ठेकेदारों, वन अधिकारियों और सरकारी कारिंदों का आक्रमण शुरू हो गया है, अर्थात उनकी दृष्टि वहां पर भी पहुंच गई है। अब उसके आगे उन्होंने ये बताया कि विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया था। हम उसका छोटा सा जायजा लेने दिल्ली में स्थित लोकायतन संस्था की ओर से सिंगरौली गए थे। तो आप देखेंगे कि लेखक को वहाँ जाने का जो उद्देश्य है लेखक का वह क्या था। तो वो जायजा लेने गए थे कि जो यहाँ पर विकास का उजला पहलू दिखाया जा रहा है कि वहाँ बहुत विकास हो रहा है, बहुत औद्योगिकरण और विकास के नाम पे बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, इसका जायजा लेने के लिए दिल्ली से ही वह वहाँ पर गए हुए थे। उनका सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुखद भ्रम नहीं था कि औद्योगिकरण का चक्का जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया उसे रोका जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा न होकर जीवन की जरूरतों द्वारा निर्धारित होती। तो लेखक जब वहाँ गए तब तक तो उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो उन्होंने अनुभव किया उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि 35 वर्ष पहले, शायद 35 वर्ष पहले अगर हम कोई दूसरा विकल्प चुनते तो मानव सुख की कसौटी अगर वह भौतिक लिप्सा से युक्त नहीं होती तो शायद आज हम उस प्राकृतिक स्थान को, उस प्राकृतिक पर्यावरण को बचाए रखने में सक्षम हो पाते। लेखक द्वारा यह भी बताना, आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि पहले एक चित्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप देखिए कि किस तरह से कटे हुए पेड़ पड़े हुए हैं। ये पूरे जंगल के पेड़ ही कटे हुए हैं विकास के नाम पे, औद्योगिकरण के नाम पे, कि यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ लगाई जाएंगी, इस क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा आदि। लेकिन इस दृश्य को देख करके आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा लग रहा है जैसे विकास कौन कहे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज का दुखद अंत हुआ हो। और वह दुखद अंत जैसे मनुष्य का शरीर जो है जब वो नश्वर हो जाता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो लोग कंधा देते हुए उसको शमशान घाट तक पहुंचाते हैं। ऐसा ही दृश्य बच्चों यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये लकड़ी के जो टुकड़े हैं उसको आदमी किस तरह से लटका करके लेकर के जा रहे हैं। तो ये एक दृश्य है और कहीं ना कहीं यह आपके मन मस्तिष्क पे जरूर चोट करेगा कि हम किस तरह से प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। आगे लेखक ने बताया कि भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है यूरोप की तरह म्यूजियम और संग्रहालय में जमा नहीं थी। वह तो उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्दों में कहें तो उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। ऐसा नहीं था कि मनुष्य का संबंध जो है सिर्फ अपने स्वार्थ से, सिर्फ मैं की भावना नहीं थी। हम तो जो हम भारतीय हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में तो पेड़ पौधों का पूजन करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, ये सारी हमारी सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत आता है। यह पाश्चात्य संस्कृति थी कि वहाँ पर इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता था। तो चूंकि
इसमें लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भी हमने विकास के नाम पे जो कार्य किया, वह विकास पाश्चात्य संस्कृति से ज़्यादा ओतप्रोत लगता है। उसमें भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत है वह कम नज़र आती है। और चूँकि पश्चिमी सभ्यता में जो है इन चीज़ों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। वहाँ की विरासत तो वही है कि जो वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ, जो वहाँ के संग्रहालय में रखा है, वही उनकी धरोहर है। जबकि हमारी धरोहर तो हमारी नदियाँ, हमारे जंगल, हमारे जीव जंतु, ये सभी हैं, हमारी धरती, हमारी मातृभूमि। तो इसलिए लेखक ने इन बातों को यहाँ पर बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। भारत में बच्चों यहाँ पे आप देख मिक्स हो रहा है उधर की लाइन, तो ये इसको आप भारत ही पढ़ेंगे। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसके संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा संबंध जो है वह अपना पारंपरिक संबंध होता है यहाँ की संस्कृति और मनुष्य के बीच। स्वातंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह रही है कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में हम योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सके, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप देखते हैं बच्चों कि कई बार हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हैं। मतलब हम ये नहीं सोचते कि जो हम नकल कर रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति की या पाश्चात्य देशों की, वह क्या हमारे लिए वास्तव में हितकर है। कई बार हम यह नहीं सोच करके सिर्फ अंधानुकरण करते हैं और हमें लगता है कि यह हमारे लिए बहुत उपयोगी और लाभदायक होगा। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर एक चित्र लगा हुआ है, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के नाम पे आप देख रहे हैं किस तरह से प्रकृति में ये फैलने वाला जो धुआं है, जो ये इकाइयाँ लगाई गई हैं, वह पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रही होंगी, इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। पैराग्राफ आधारित बच्चों लघु प्रश्न है कि लेखक किस संस्था की ओर से सिंगरौली गए थे। तो लोकायतन। लेखक द्वारा सांस्कृतिक कॉलोनी कहने का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी राज के बारे में बताया है। जब अंग्रेजों का राज यहाँ पे था तो भारतीय संस्कृति को वो नष्ट करना चाहते थे और अपनी संस्कृति को यहाँ पे स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। और फिर भी लेखक का एक ये व्यंग है कि वो चाहते थे यहाँ पर कि यहाँ जो है वो अंग्रेजी राज की जो है सांस्कृतिक कॉलोनी हो। हालांकि अंग्रेजी सांस्कृतिक जो कॉलोनी है यहाँ पर विकसित नहीं हो पाई, लेकिन लोगों की जो सोच है उसको वह जरूर जो है पाश्चात्य की बना गए, ऐसा लेखक का कहना है। लेखक ने किसको सबसे बड़ी ट्रेजेडी बताया है। यही कि हम इनके बजाय कुछ और भी सोच सकते थे और अपने जंगलों, अपने नदियों को भी बचा सकते थे। तो ये है कि सबसे ट्रेजेडी यही बताई है लेखक ने कि हम किस तरह से अपने विकास के नाम पे, औद्योगिकरण के नाम पर यह भूल गए कि मनुष्य और प्रकृति के बीच की जो संस्कृति है, जो उसका नाजुक संतुलन है, वह किस तरह से बचा रहे, इस तरफ जो है लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा बच्चों अभ्यास प्रश्न के 10 प्रश्न हैं, 1 से लेकर के 10 तक। उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे तथा उन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।